हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से अपने टेस्ट की तैयारियां कर रहे होंगे और नॉर्सेट भी आने वाला है, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको टीचर्स की हेल्प चाहिए होती है एंड नॉट एवरीबॉडी कैन अफोर्ड द कोचिंग। सो इसलिए हमारे चैनल पे हम कुछ फ्री कंटेंट जो है वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए डिलीवर करते हैं। और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ, विच इज कॉल्ड एज AKI, एक्यूट किडनी इंजरी, एक्यूट रीनल फेलियर भी आप इसको बोल देते हैं। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक एक्यूट कंडीशन है, तो एकदम से होती है, मतलब ये धीरे-धीरे नहीं प्रोग्रेस करेगी, एकदम से होगी। और क्योंकि रीनल फेलियर है, तो ऑब्वियसली जो किडनी के सेल्स हैं वो डैमेज होंगे, इसी चीज़ को हम लोग एक्यूट रीनल फेलियर बोलते हैं। अब जो एक्यूट रीनल फेलियर है ना, ये इसमें क्या होता है कि यूरिन आउटपुट भी कम होता है और यूरिन में जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ़िल्टर आउट होके आते हैं, यानी कि जो GFR होता है, ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन रेट, वो भी कम होता है। यूरिन का अमाउंट, वॉल्यूम भी कम होता है और GFR जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। अब ऐसा है कि इसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि किडनी को ब्लड सप्लाई पीछे से कम आ रही है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। प्लस किडनी के अंदर कोई ट्यूमर है जिसकी वजह से किडनी कंप्रेस हो रही है, इसकी वजह से रीनल फेलियर हो सकता है। बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस हैं जो कि नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं, तो वो रीनल फेलियर कर सकती हैं। इन एडिशन टू दिस, नेक्रोसिस हो गया किडनी का, क्योंकि कोई जो क्लॉट है वो रीनल सर्कुलेशन में फँस गया है। तो ये सारे रीज़न जो होते हैं वो रीनल फेलियर को लीड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे और भी रीज़न्स हैं, जैसे कि रीनल कैल्कुलाई हो गया, UTI हो गया, ये भी कुछ ऐसे रीज़न हैं जो कि रीनल फेलियर को लीड कर सकते हैं। अब एक्यूट रीनल फेलियर के 4 फेजेज़ होते हैं। सबसे पहला फेज़ होता है ऑनसेट फेज़, दूसरे फेज़ की हम लोग बात करेंगे ओलिगोयूरिक फेज़, तीसरा फेज़ इसका डाययूरेटिक फेज़ होता है और चौथा फेज़ होता है रिकवरी फेज़, और साथ में इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन बाय वन इन फेजेस में क्या होता है। तो सबसे पहला जो फेज़ होता है दैट इज़ ऑनसेट फेज़। ऑनसेट फेज़ का मतलब है कि प्री रीनल, इंट्रा रीनल या पोस्ट रीनल, 3 वजह से जब रीनल फेलियर स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग ऑनसेट फेज़ में देखते हैं। तो एक्चुअली जो डैमेज होता है नेफ्रॉन्स का वो होना शुरू हो गया, तो उसको हम लोग ऑनसेट फेज़ बोलेंगे। दूसरा जो फेज़ हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं ओलिगोयूरिक फेज़। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, ओलिगोयूरिया का मतलब होता है यूरिन आउटपुट ऑफ लेस देन 30 ml पर आवर। उस चीज़ को हम लोग ओलिगोयूरिया बोलते हैं। तो रीनल फेलियर में ओलिगोयूरिक फेज़ में जो यूरिन आउटपुट है वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो नेफ्रॉन्स हैं वो अपनी एबिलिटी लूज़ कर देते हैं टू प्रोड्यूस द यूरिन। अब एक्यूट रीनल फेलियर हम तब डायग्नोसिस बनाते हैं जब पेशेंट का यूरिन आउटपुट 400 ml पर डे से कम आ जाए। जी हाँ, पूरे दिन में आपका पेशेंट 400 ml या उससे कम यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब जो एक्यूट रीनल फेलियर है ना, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्यूट रीनल फेलियर कुड बी रिवर्सिबल, ये रिवर्स हो सकता है। लेकिन इन सम केसेस इट कुड आल्सो लीड टू क्रॉनिक रीनल फेलियर व्हिच इज इरिवर्सिबल। ठीक है? तो मतलब एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो ठीक भी हो सकता है, इट इज़ क्यूरेबल, लेकिन कई-कई केसेज़ में ये क्यूरेबल नहीं भी होता, दैट डिपेंड्स अपॉन द सेवेरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। अगर एक्यूट रीनल फेलियर 15 दिन से ज़्यादा चले, तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है दैट इट विल बी क्योर एंड इट विल नॉट बी कन्वर्टेड इंटू क्रॉनिक रीनल फेलियर। अगर 15 दिन के ऊपर एक्यूट रीनल फेलियर रहता है, तो ये CKD में कन्वर्ट हो सकता है। इन एडिशन टू दिस, जो ओलिगोयूरिक फेज़ होता है, क्योंकि इसमें यूरिन आउटपुट कम आ रहा है, तो इसमें होंगे साइंस ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड, जैसे कि हाइपरटेंशन होना, जुगुलर वेन डिस्टेंशन होना, इसके साथ-साथ सेंट्रल वीनस प्रेशर का इंक्रीज़ हो जाना, बॉडी के ऊपर स्वेलिंग, एडेमा, डिपेंडेंट एरियाज़ में पिटिंग एडेमा हो जाना। तो ये सारे साइन एंड सिम्पटम जो होते हैं, वो होते हैं फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड के, और ये सारे ही प्रेज़ेंट होंगे। अगर बहुत सीवियर फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है, तो एसाइटिस, प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन जिसको हम कार्डियक टैम्पोनेट भी बोलते हैं, ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स भी पेशेंट में आनी शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ-साथ पेशेंट को एनोरेक्सिया, नॉज़िया, वॉमिटिंग ये भी होगा। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पेशेंट की बॉडी में एज़ोटेमिया हो रहा है, AZOTEMIA। एज़ोटेमिया का मतलब होता है रिटेंशन ऑफ एमोनियक वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड ऑफ द पेशेंट। इस चीज़ को हम लोग एज़ोटेमिया बोलते हैं। जब भी यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट पेशेंट की बॉडी में रिटेन होंगे, पेशेंट को भूख लगनी बंद हो जाएगी, उसको हर टाइम बहुत गंदा-सा फ़ील होता रहेगा, जिस चीज़ को हम लोग बोलते हैं नॉज़िएटेड जो है वो फ़ील होगा, दैट इज़ ड्यू टू एज़ोटेमिया। और इसके साथ-साथ ये वाला जो पेशेंट है, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जाएगा।
अब देखिए हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, मैक्सिमम मेटाबॉलिक रिएक्शंस का वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, एंड प्रोडक्ट जो होता है वो एसिड्स होते हैं। और हमारी बॉडी में से मैक्सिमम एसिड्स जो होते हैं वो किडनी रिमूव करती है। और अगर रीनल फेलियर हो जाए तो ये एसिड्स आपकी बॉडी में से रिमूव नहीं होते हैं। तो पार्टली ड्यू टू द वेस्ट प्रोडक्ट एंड पार्टली ड्यू टू मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपका पेशेंट जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में इन द रीनल फेलियर। और इसकी वजह से उसको कस्टमोल रेस्पिरेशंस होती है। तो कस्टमोल रेस्पिरेशन के बारे में मैंने अपनी एसिड और बेस वाली वीडियो में बात करी हुई है। ये लिंक मैं ऊपर दे रही हूँ, इस पे क्लिक करके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और इसके साथ साथ काफ़ी सारी न्यूरोलॉजिकल चेंजेस भी होती हैं। जैसे आपके पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो वैसा नहीं रहता है जैसा उसका पहले था। पूरी बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशन आती है, ड्राउज़ीनेस, आपका पेशेंट डिसओरिएंटेड भी हो सकता है। तो ये सारी किस चीज़ की वजह से हो रही है? रीनल फेलियर की वजह से, क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जब वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं एंड पार्टली ड्यू टू इंक्रीज़ आईसीपी, आपके पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो खराब हो सकता है। इसके साथ-साथ जो एक्यूट रीनल फेलियर में ओलिगोयूरिक फेज़ होता है, उसमें आपके पेशेंट का वज़न बढ़ेगा, ओके? जो वेट होता है क्लाइंट का वो इंक्रीज़ होता है। अगर हम बात करें आरएफटीज़ की, रीनल फंक्शनल टेस्ट, जिसमें कि क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन या यूरिक एसिड की वैल्यूज़ आती हैं, ये तीनों वैल्यूज़ ही इंक्रीज़ होंगी। जीएफआर पेशेंट का डिक्रीज़ मिलेगा आपको। इसके साथ-साथ सोडियम का लेवल डिक्रीज़ होगा बॉडी में, पोटेशियम का लेवल इंक्रीज़ होगा। अब जो सोडियम का लेवल है वो डिक्रीज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो रही है। जब भी हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन होती है तो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, यानी कि जब वाटर ज्यादा रिटेन होगा तो ब्लड डाइल्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से पर लीटर जो सोडियम का अमाउंट है वो कम हो जाएगा, हेंस हाइपोनेट्रीमिया। और पोटेशियम इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी में एमोनियक वेस्ट प्रोडक्ट्स की वजह से सेल डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से पोटेशियम ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो रहा है। प्लस जो आपकी किडनी है वो पोटेशियम रिमूव नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से पोटेशियम आपकी बॉडी में इंक्रीज होगा। और इसके साथ साथ नॉर्मल और डिक्रीज कैल्शियम लेवल भी हो सकता है, बट यूजुअली डिक्रीज ही होता है। वो इसलिए क्योंकि इसका एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है। यूजुअली हमारी बॉडी धूप से विटामिन डी लेती है। वो जो विटामिन डी हम सनलाइट से लेते हैं वो हमारी बॉडी में जाके एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। अब ये जो विटामिन डी एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है ये होता है किडनीज में। अगर आपके पेशेंट की किडनी खराब है तो वो विटामिन डी एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर वो एक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा तो वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इसलिए आपका पेशेंट हाइपोकैल्सीमिया में होता है। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों हम रीनल फेलियर वाले पेशेंट को इंजेक्शन विटामिन डी लगाते हैं ऑन द रेगुलर बेसिस। ओके, सो स्टे इन्फॉर्म्ड। इन एडिशन टू दिस, आपके पेशेंट में हाइपरफॉस्फेटेमिया होगा। वो क्यों? क्योंकि कैल्शियम एंड फास्फोरस एक दूसरे के एंटागोनिस्ट चलते हैं। सेम वैसे ही जैसे सोडियम और पोटेशियम एक दूसरे के एंटागोनिस्ट चलते हैं। तो आपने देखा रीनल फेलियर में सोडियम डाउन, पोटेशियम अप, सिमिलरली कैल्शियम डाउन और फास्फोरस अप। तो इसी तरह से होता है क्योंकि ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकली चलते हैं। अब इसके साथ साथ हमारे पास जो नेक्स्ट फेज आता है दैट इज डायूरेटिक फेज। अब डायूरेटिक फेज के नाम सुनने से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे किडनीज जो हैं वो ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस कर रही हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ये क्या हो गया है, पेशेंट तो रीनल फेलियर में है तो यूरिन तो कम प्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा पेशेंट डायूरेसिस कैसे कर रहा है? रिमेंबर, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि एक्यूट रीनल फेलियर रिवर्सिबल है। तो अब हमारा पेशेंट आ चुका है रिकवरी फेस में। एक्चुअली डायूरेटिक फेस में पेशेंट बहुत ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करता है, जैसे कि 4 से 5 लीटर एक दिन में, विच इज टू मच। अब इतने ज्यादा यूरिन आउटपुट से हमारा पेशेंट डिहाइड्रेट हो सकता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि किडनी की पार्शियल रिकवरी हुई है, फुल रिकवरी नहीं हुई। अब किडनी के जो फंक्शनल यूनिट होते हैं उनको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं, राइट? अब देखिए जब किडनी यूरिन प्रोड्यूस करती है तो नेफ्रॉन के 2 काम होते हैं। नंबर 1, उन्होंने ब्लड में से यूरिन निकाल के जो है वो अलग करना होता है, वेस्ट प्रोडक्ट निकालने होते हैं। नंबर 2, जो यूरिन में यूजफुल चीजें होती हैं जैसे कि ग्लूकोज, एक्स्ट्रा वाटर, सोडियम, पोटेशियम, इसको दोबारा से रीअब्सॉर्ब भी करना होता है। तो नेफ्रॉन की ये एबिलिटी तो वापस आ चुकी है कि वो पानी और वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में से निकालें, लेकिन ये एबिलिटी वापस नहीं आई है कि जो चीजें एक्स्ट्रा यूरिन में जा रही हैं उनको रीअब्सॉर्ब भी कर लें। तो ना तो वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ना ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो रहा है, कुछ भी रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज गोइंग आउट। तो उस केस में पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है।
अब इस केस में डायूरेटिक फेस में आपका जो पेशेंट है वो डिहाइड्रेशन की तरफ जाएगा। कहाँ तो आप ओलिगोरिक फेस में पेशेंट को फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन पे रखते हैं और कहाँ आप डायूरेटिक फेस में पेशेंट को आईवी फ्लूइड लगा रहे होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि डायूरेटिक फेस में बायोकेमिस्ट्री क्या रहेगी। तो डायूरेटिक फेस में आपका यूरिन आउटपुट इंप्रूव होता है। आपके जो रीनल फंक्शनल टेस्ट हैं, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब नॉर्मल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन अभी फुल्ली नॉर्मल नहीं हुए हैं। बॉडी में जो इम्बैलेंस हो रहा था इलेक्ट्रोलाइट्स का, वो सडनली थोड़ा-सा बैलेंस होना शुरू हो जाता है और जो पेशेंट है वो हाइपोकैलेमिया में जाएगा और हाइपोफॉस्फेटेमिया में जाएगा और हाइपोनेट्रेमिया में भी जा सकता है, बिकॉज़ जो यूरिन आउटपुट है वो इतना ज़्यादा है कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से जितने इलेक्ट्रोलाइट हाथ में आ रहे हैं वो निकालते जा रहा है। तो ये बायोकेमिस्ट्री होती है जब आपका पेशेंट डायूरेटिक फेस में होता है। आपके पेशेंट को डिहाइड्रेशन होगा, हाइपोवोलेमिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, टैकीकार्डिया होगा। अगर आप फ्लूइड रिप्लेसमेंट टाइम से नहीं करते हैं तो आपका पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। लास्ट वाला जो फेस होता है वो होता है रिकवरी फेस। देखिए एक्यूट रीनल फेलियर हो तो जाता है लेकिन रिकवरी बहुत स्लो होती है। रिकवरी ऐसे नहीं कि 15 दिन का एक्यूट रीनल फेलियर हुआ तो उसके 1 महीने के बाद पेशेंट ठीक हो गया। नो, इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 to 2 इयर्स टू रीच द पेशेंट टू प्री एक्यूट रीनल फेलियर लेवल। तो प्री रीनल फेलियर लेवल पे पहुंचने के लिए 1 से 2 साल लग जाते हैं। ठीक है? अब ऐसा है कि जो रिकवरी होती है उसमें पेशेंट का यूरिन आउटपुट जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में मैं बात करूँगी। जब आपका पेशेंट रीनल फेलियर में होता है, तब यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, वो लो होती है। क्योंकि अमाउंट तो कम होता है, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी तो बाहर नहीं निकल रहा ना वाया यूरिन। तो जितना थोड़ा-सा यूरिन निकलेगा वो बहुत ही डाइल्यूटेड होगा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी। लेकिन जब आपका पेशेंट डायूरेटिक फेज़ में होता है, तब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम ही होती है क्योंकि बहुत सारा पानी निकल रहा है। लेकिन रिकवरी फेज़ तक आते-आते जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसमें इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। क्यों इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है? क्योंकि आपके जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो वापस से यूरिन में निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इस टाइम पे जो हमारी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी दैट विल स्टार्ट कमिंग इंटू द नॉर्मल वैल्यूज, जो कि पहले क्या चल रही थी, डिक्रीज चल रही थी। ओके, तो रिकवरी जो है कई लकी लोगों में रिकवरी हो जाती है, लेकिन जिन लोगों में रिकवरी नहीं हो पाती है वो फिर पहुंचते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर में। मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्रॉनिक रीनल फेलियर तब होता है जब पेशेंट की एज ज्यादा है, बॉडी जो है वो एक्यूट रीनल फेलियर से जल्दी रिकवर नहीं कर पाती, और एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जब हमारी किडनी 75% से ज्यादा डैमेज हो जाती है, तो उस टाइम पे हमारा जो पेशेंट है वो क्रॉनिक रीनल फेलियर में जाता है। ओके, तो जो हमारे पास एक्यूट रीनल फेलियर है, अब उसमें इंटरवेंशंस क्या-क्या करनी होंगी। सबसे पहली चीज, वाइटल साइन एक्यूरेटली देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके पेशेंट को कहीं हाइपरटेंशन तो नहीं हो रहा, आपके पेशेंट को कहीं टैकीकार्डिया तो नहीं हो रहा। अच्छा, अगर डायूरेटिक फेज में चला गया तो हाइपोटेंसिव और टैकीकार्डिया तो नहीं है, ठीक है? और आपके पेशेंट को कस्टमल रेस्पिरेशंस तो नहीं हो रही। फीवर इस पेशेंट को शो नहीं होगा क्योंकि वाटर जब बॉडी में रिटेन होता है तो वाटर इज अ ठंडा प्रोडक्ट है ना, तो वो ठंडक देता है बॉडी को, तो फीवर को रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा। तो किडनी पेशेंट्स में इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, उसका सिर्फ एक ही ढंग होता है पता करने का, एंड दैट इज ब्लड सैंपल एंड सी द डब्ल्यूबीसी लेवल। तो हम लोग सीबीसी देखते हैं कि कहीं डब्ल्यूबीसी का अमाउंट इंक्रीज तो नहीं हो रहा। अगर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब आपका पेशेंट इन्फेक्शन में जा रहा है। जो रीनल फेलियर में मेजर चीज होती है वो होती है इनटेक आउटपुट आवरली एक्यूरेटली देखना। हम लोगों ने पर आवर इनटेक आउटपुट मेंटेन करके रखना है। जितना आउटपुट होता है उतना ही पेशेंट का इनटेक रखना होता है। तो इसलिए हम लोग इनटेक आउटपुट को बहुत ही सीरियसली इन पेशेंट्स में मेंटेन करते हैं। और जो तीसरी चीज ध्यान में रखनी होती है वो होता है पेशेंट का वजन कैसे करना है। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए कि रीनल फेलियर वाले पेशेंट का जो हम लोग वजन करते हैं वो ऑन द सेम स्केल, इन द सेम क्लोथ्स, एट द सेम टाइम ऑफ द डे, प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग आफ्टर पासिंग यूरिन एंड स्टूल। ये बेस्ट वे होता है टू वे योर क्लाइंट। अगर एक दिन में हाफ केजी वेट गेन हो रहा है आपके पेशेंट में, यू शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म द डॉक्टर, क्योंकि उसका मतलब है कि आपके पेशेंट की कंडीशन सीरियस हो रही है और फ्लूइड रिटेंशन जो है वो बहुत हद तक का स्टार्ट हो चुका है। इसके साथ साथ हम लोग आरएफटीज के लिए कंटिन्यूअस सैंपलिंग करते हैं, जिसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रेटिनिन और यूरिक एसिड का अमाउंट हम लोग देखते हैं, और हम अपने पेशेंट को
एसिडोसिस के लिए भी देखेंगे। आपको यूरिन एनालिसिस भी करना है, आपने ये देखना है कि कहीं पेशेंट को हीमैचूरिया तो नहीं स्टार्ट हो गया, कहीं उसके यूरिन में प्रोटीन यूरिया तो नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें, और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी तो देखनी होती है ना, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज़ है या धीरे-धीरे इंक्रीज़ हो रही है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी धीरे-धीरे इंक्रीज़ होने लग गई, तो समझ लो आपका पेशेंट रिकवरी में आ चुका है। इसके साथ-साथ हम लोगों ने पेशेंट की डाइट का बहुत ध्यान रखना है। जो इन पेशेंट्स की डाइट होती है, वो होती है लो टू मॉडरेट प्रोटीन डाइट, क्योंकि इन पेशेंट्स की बॉडी में अमोनियक वेस्ट प्रोडक्ट और ज़्यादा रिटेन होंगे, जितना ज़्यादा प्रोटीन दोगे। तो इस केस में हम लो टू मॉडरेट प्रोटीन डाइट रखेंगे, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट रखेंगे, क्योंकि इन पेशेंट्स को जो है कैलोरी रिक्वायरमेंट मेनली हम कार्बोहाइड्रेट से ही पूरा करते हैं, और इसके साथ-साथ मल्टीविटामिन्स देने बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन इन पेशेंट्स में हम लोग पोटेशियम जो है उसको कम देते हैं, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, और सोडियम भी रिस्ट्रिक्शन पे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एडेमा ऑफ द क्लाइंट, ठीक है? तो डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में। एक और चीज़ आपने बहुत ध्यान में रखनी है कि पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पेशेंट सिवियरली हाइपरवोलेमिक है ना, तो उस केस में हमने अपने पेशेंट को अपराइट करके रखना है। हमने ये देखना है कि पेशेंट को कोई रोंकाई, कोई क्रैकल्स, कोई व्हीजिंग वगैरह तो नहीं हो रही, कहीं ब्रीदिंग में दिक्कत तो नहीं हो रही, कहीं लंग्स में फ्लूइड तो नहीं भर गया, हमारा पेशेंट कहीं एआरडीएस में तो नहीं जा रहा। सो वी हैव टू सी ऑल दीज थिंग्स एंड वी हैव टू सपोर्ट पेशेंट अकॉर्डिंगली। टाइम टू टाइम आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर रहा है डॉक्टर, कहीं वो नेफ्रोटॉक्सिक मेडिकेशन तो नहीं है, कहीं वो मेडिकेशन का डोज गलत तो नहीं है। मोस्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम में जब आप जाते हो, तो वो जानबूझ के जेंटामाइसिन लिख देंगे ऑर्डर में, ये देखने के लिए कि आप जेंटामाइसिन जैसी ड्रग जो कि नेफ्रोटॉक्सिक है, आप क्या रीनल फेलियर वाले पेशेंट को दे रहे हो, या जानबूझ के वो डोज को गड़बड़ कर देंगे, बहुत हाई डोज लिख देंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रीनल फेलियर वाले पेशेंट होते हैं, क्योंकि उनकी किडनीज जो होती है वो यूजुअली मेडिसिन को बाहर नहीं निकाल सकती एज एफिशिएंटली एज नॉर्मल किडनीज कैन डू, तो उनकी जो ड्रग की डोज होती है वो वैसे ही लोअर होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल क्लाइंट्स, ठीक है? तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम लोगों ने पेशेंट को डायलिसिस के लिए भी रेडी करना है। अगर तो पेशेंट की हीमोडायलिसिस होनी है तो उसी हिसाब से रेडी करेंगे, अगर पेशेंट की पेरिटोनियल डायलिसिस होनी है तो वो घर पे भी हो सकती है। इस चीज के बारे में हम लोगों ने पेशेंट की फैमिली को और पेशेंट को भी एडुकेट करना होता है। अब इमोशनल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पेशेंट की अपीयरेंस बहुत अजीब हो जाती है। जो पेशेंट है, क्योंकि उसका फ्लूइड रिटेन होता है, तो उसका वेट गेन हो जाता है। स्किन जो है वो एनीमिया, क्योंकि इन पेशेंट में एरिथ्रोपोएटिन की डेफिशिएंसी होती है, तो एनीमिया होता है। तो एनीमिया की वजह से काफ़ी पेल दिखने लगते हैं, और स्किन के ऊपर प्रूराइटिस होती है बिकॉज़ ऑफ अमोनियक वेस्ट प्रोडक्ट रिटेंशन। प्रूराइटिस का मतलब इचिंग होता रहता है ना? और इन पेशेंट्स को क्योंकि नौजिया वॉमिटिंग होता रहता है हर टाइम, तो मूड बहुत ही ऑफ रहता है। ये अपनी अपीयरेंस और डिसीज की वजह से डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो एज अ नर्स हमारी ये ड्यूटी होती है कि इन लोगों को इमोशनली हम लोग सपोर्ट करें, और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी केयर गिवर इस पेशेंट के लिए है, वो ही केयर गिवर लंबे समय तक इनके साथ रहना चाहिए। मतलब फ्रीक्वेंटली केयर गिवर को चेंज मत करें, क्योंकि जो एक केयर गिवर है उसको इस पेशेंट की नीड के बारे में पता होता है। अगर आप फ्रीक्वेंटली केयर गिवर चेंज करेंगे, तो नए केयर गिवर के लिए इस पेशेंट की केयर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, और इस वजह से पेशेंट की रिकवरी पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो अगर आज आपको एक्यूट रीनल फेलियर अच्छे से समझ आया है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो हम उसी टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आएँगे। और मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में एक्यूट रीनल फेलियर टॉपिक ही आए, और आप अच्छे से इस टॉपिक में मार्क्स भी लेके आएँगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो टिल एंड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, सो दैट आपके साथ-साथ मैक्सिमम लोगों को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और मैं मिलूँगी आप सब लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।